बीजेपी के होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने से पहले चंपाई सोरेन का एक बड़ा बयान आया है। पीएम मोदी और अमित शाह के मुरीद हो गए हैं चंपाई सोरेन। न्यूज 18 से खास बातचीत कर रहे थे चंपाई सोरेन, जिसमें उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ, कुल्हान और संथाल समेत सभी जिलों की जनता का उन्हें समर्थन है, जनता उनके साथ है। घुसपैठ से आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए बीजेपी में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर आवाज उठाऊंगा, आदिवासियों के अस्तित्व की रक्षा के लिए मैं बीजेपी में आया हूं। अगर आज अपनी मांद छोड़कर बीजेपी की मांद में जा रहे हैं, हमारे साथ सीधे यहाँ पर चंपाई सोरेन जी, हम उनसे बात करेंगे। दादा, आपको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। अक्सर ये कहा जाता है कि दादा अपनी मांद में रहना पसंद करते हैं, नहीं कोल्हान में रहना पसंद करते हैं। आज आप मांद बदलने जा रहे हैं, नई मांद बनाने जा रहे हैं। ये परिस्थिति ऐसा उत्पन्न हुआ जो पार्टी के अंदर में, जो पार्टी हमने बड़ा गुरुजी के साथ संघर्ष करके पार्टी गठन में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और 5 साल से केंद्रीय कमेटी अभी गठन नहीं हो सका है, ना बैठक हो सका है। जो भी हमारा साथ पार्टी के अंदर में जो अपमान की बात आया, पार्टी के अंदर ऐसा रखने का कोई मंच भी नहीं बना। इसीलिए हम बोला और हमसे सीनियर गुरुजी है, उसके बाद और कोई नहीं है। इसीलिए हम सोचा कि आप रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। गुरुजी स्वास्थ्य कमजोर हो गया, बोल नहीं पा रहा है, इसीलिए हम सोचा कि अब हम यहाँ से अकेला निकलेंगे, पार्टी को क्षति नहीं पहुँचाएंगे। आदिवासी अस्तित्व का संकट में है। हमने सोचा किस दल से हम इस बात को जोर से उठा सकते हैं और आदिवासी को बचा पाएंगे। इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। आदिवासी गांव मिट गया, दर्जन दर्जन गांव जहाँ वर्षों से आदिवासी लोग रहते थे, ये पूरा संताल पर न देखने को मिला। ये भी संताल परगना के स्टूडेंट लीडर से भी बात हुआ, पाखुड़ से भी आदमी लोग आया हुआ, हम उन लोग से भी बात किया, कोई तेरी बाल है। दुमका से भी आया, साहेबगंज से भी आया, गोड्डा से भी आया है। आज वो लोग अपना वहाँ का पीड़ा को बताया कि यहाँ हम लोग कुछ दिन के बाद वहाँ संथाल लोग को खोजने से भी आपको नहीं मिलेगा। आदिवासी समाज, मूलवासी समाज को बचाने के लिए ही हम इस कदम को उठाया, और भारतीय जनता पार्टी में पूरा मेरा भरोसा हो गया कि यहाँ से हम लड़ सकेंगे और बचा पाएंगे। कि झारखंड के विकास का माने है कि यहाँ का आदिवासी मूलवासी के अस्तित्व को बचाना, ये है। आदिवासियत की बात करने वाले चंपाई सोरेन हमेशा से जमीनी नेता रहे हैं। थोड़ी देर पहले इंटरव्यू के पहले उन्होंने अपनी कुर्सी भी बदल दी, कहा कि जिस कुर्सी पर हमेशा बैठते आए हैं वही सहज भी महसूस करते हैं। जाहिर है कि गृह प्रवेश बीजेपी में होने जा रहा है, यानी पार्टी प्रवेश भी कर सकते हैं। अब ऐसे में चंपाई दा की चुनाव में क्या भूमिका होगी, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड की सियासत के लिए आज का बड़ा दिन है। जेएमएम के संस्थापक रहे चंपाई सोरेन आज आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। सत्ताधारी जेएमएम से लगभग 5 दशक का रिश्ता तोड़ने के बाद चंपाई सोरेन कुल्हान में कमल खिलाने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ जेएमएम अब कुल्हान में राम भरोसे। राम भरोसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएमएम ने चंपाई का विकल्प रामदास सोरेन को चुन लिया है। रामदास सोरेन अब से थोड़ी ही देर पहले हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल भी हो गए हैं। और घाटशिला से जेएमएम विधायक रामदास सोरेन हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इसे लेकर अब बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी का कहना है कुल्हान के एक ही टाइगर हैं और वो हैं चंपाई सोरेन। माननीय रामदास सोरेन जी को बनाए या किन्हीं को बना दे, वहाँ कोल्हान में चंपाई दा ही टाइगर हैं, थे और रहेंगे, और उनके भरपाई कोई नहीं कर सकता है। और दूसरी बात एक बता दें कि जितना भी ये लोग काम कर ले, जिस प्रकार से झारखंड के लोगों को ये ठगने का काम किए हैं, उससे उबरना इनके लिए बहुत मुश्किल है। और संजय सिन्हा हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं हमसे। संजय, आपने बातचीत की
और चंपाई सोरेन बराबर अपना दर्द बता रहे हैं। लेकिन चलिए, खुशी है कि वो जहां जाना चाहते थे, जिस मकसद से जाना चाहते थे, उस मकसद में वो कामयाब रहे। लेकिन रामदास सोरेन के बारे में खबर है कि उन्हें तो मंत्रिमंडल में जगह भी मिल गई। अब जरा हम चाहते हैं, आप जरा बताइए कि ये जो पूरे सियासत का गोल चक्कर है, इसे कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, सियासत का गोल चक्कर। देखिए, गोल चक्कर जो है, कहते हैं इंसान जहां से चलता है घूम फिर कर वहीं पहुंचता है, लेकिन यहाँ पहुंचने वाली बात नहीं है। बात वैचारिक सिद्धांतों की बात है, जिसका वह हवाला बार बार चंपाई सोरेन दे रहे हैं कि वो जिस सोच के साथ जेएमएम में थे, अब पार्टी उस सोच पर नहीं है, लिहाजा अपनी सोच, जो समान सोच वाली पार्टी है, वहां आ रहे हैं। हम आपको सीधे दिखलाते हैं मंच की तस्वीर, जरा देख लीजिए एक बार कि जो मंच यहाँ ध्रुवा गोल चक्कर में बनाया गया है, उसको देखेंगे तो अभिनंदन सम्मिलन समारोह। एक तरफ कटआउट में चंपाई सोरेन की बड़ी तस्वीर है, दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष जो है अमर बावरी, उनकी तस्वीर है। ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है कि चंपाई सोरेन का जो कद होगा पार्टी में, वो कोई छोटा कद नहीं होगा। क्योंकि आदिवासी में बड़े चेहरे हैं, लिहाजा चेहरे को यहाँ पर कद के हिसाब से कटआउट में जगह दी गई है। और जाहिर है चंपाई सोरेन जमीनी नेता हैं, वो बार बार बता रहे हैं कि पार्टी में जो जिम्मेदारी मिलेगी पूरी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि झारखंड में जिस 28 एसटी सीटों को लेकर सारी लड़ाई चल रही है, चंपाई दा उस सीटों पर बीजेपी की बेहतरनी कितनी पार करा पाएंगे, आज ध्रुवा गोल चक्कर में इसी बात को लेकर बहस भी है। हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि बीजेपी की तमाम महिला नेता मुझसे बात करेंगे कि आज जो शामिल होने जा रहे हैं चंपाई दा, क्या लगता है पार्टी में कितना उत्साह है इसको लेकर? बहुत, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। उनका सम्मान है, स्वागत है और बहुत परिवर्तन होगा उनके आने से। और अब आगे हम लोग देखते हैं। सम्मान है, स्वागत है जी, बहुत बहुत चंपाई सोरेन जी का स्वागत है भाजपा परिवार में। और अब झारखंड उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है, यही कामना करते हैं उनके साथ मिलकर। संजय, हम जरा बात करते चले उस कैलकुलेशन पर कि जितने वोट के अंतर से चंपाई सोरेन जीत कर आए थे, तकरीबन वो 12,000 या फिर 15,000 वोट के अंतर से आए थे। तो पहला नंबर तो ये है कि क्या उनका जो उनकी पार्टी में उनका अस्तित्व है, सिर्फ पुराने को लेकर नहीं है, बल्कि अब जो उस रेंज को भी देखना होगा। बीजेपी इस रेंज को कैसे देख रही है? क्योंकि सामने ऐसा नहीं है कि मैदान खाली हो गया है। अब भले आप कहिए कि ये कुल्हान के टाइगर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन नंबर सबसे पहले रखना होगा। और बीजेपी ने अगर इन्हें इस बात को लेकर दिमाग में रखा है, अगर इतना बड़ा पोस्टर और इतना बड़ा चेहरा, तो हम तो अगर उंगलियों पर अगर गिन ले तो 4 से 5 बड़े चेहरे हो गए बीजेपी में आदिवासियों के। ऐसी स्थिति में सामने वाला इतना कमजोर तो नहीं है। अभी कैलकुलेशन कैसे सेट कर पाते हैं? जहां से जीतते आए हैं वहां पर कितने वोटों से जीते, वोट का परसेंट क्या था, सामने इलेक्शन है। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। सवाल देखिए, कोल्हान की सीटों पर अगर चंपाई सोरेन का जीत का अंतर देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 100 से लेकर 1000 से लेकर 10,000 के आसपास पहुंचा है। मतलब समझ जाइए कि कोल्हान में जो जीत का अंतर होता है, इसी जीत का अंतर से ही सफलता का मापदंड नापा जाता है। मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि बीजेपी 2019 में जो कोल्हान के जिन 14 सीटों पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, उस खाता को खोलने की अब तैयारी है। पार्टी जानती है कि इस बार भी चुनाव होगा तो जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला, लेकिन हम 500 के अंतर से हारे क्यों, वही 500 का अंतर हमारी जीत में तब्दील क्यों ना हो। कैलकुलेशन कुल मिलाकर वही है। देखिए, एक बड़ा मैसेज, देखिए पार्टी परसेप्शन भी देखती है कि एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करती है कि आप बीजेपी को आदिवासियों से अछूत न समझें। अब पार्टी ये संदेश प्रसारित करेगी कि जेएमएम का एक मजबूत चेहरा पार्टी के साथ है और आपका वोट भी हमारे साथ होना चाहिए। फिलहाल आज चंपाई दा का गृह प्रवेश होने जा रहा है और गृह प्रवेश कौन कराएंगे? और भी बीजेपी की जिस बड़े आदर और सम्मान की बात कही जा रही थी, संजय, हम उस पर भी आते हैं कि क्या सम्मान के तौर पर क्या मिलेगा, ओहदा कितना बड़ा होगा। चंपाई सोरेन का जो कद है, ठीक है, टाइगर वाला कद तो उनके क्षेत्र में है, लेकिन ये टाइगर कहां वाला टाइगर बनेगा? बंगाल टाइगर बनेगा, किसी और जगह का बनेगा? कैसे, कितना बड़ा टाइगर होगा ये? देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। ये सवाल हमने चंपाई सोरेन से पूछा था कि टाइगर अपनी मांद बदलने जा रहा है और नई मांद में टाइगर का जो शेप एंड साइज होगा,
क्या टाइगर को उस साइज के अनुसार मांग मिलेगी? टाइगर ने ही कहा कि देखिए मुझे अपनी जगह बनानी है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी। क्योंकि सवाल मेरा यही था कि वहां बाबूलाल मरांडी भी हैं, अमर बावरी भी हैं, अर्जुन मुंडा भी हैं, तमाम अपने अपने हिसाब से, कद के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के टाइगर हैं। लेकिन कोल्हान टाइगर ने कहा कि एक बार सवाल यह है, आपसे बातचीत होती है, जरा उस पोस्टर की तरफ पार्टी- कहिए सर, हम मोड़ने के लिए उस तस्वीर को जरा हम दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी में जो बड़े लीडर्स हैं, ऐसे तो आप अर्जुन मुंडा से शुरू कर सकते हैं, बाबूलाल मरांडी हो गए, अब तो चंपाई सोरेन हो जाते हैं, सीता सोरेन को इन्होंने ले ही आया है। तो कई ऐसे चेहरे हैं जो कि अब इस पोस्टर को जरा ध्यान से देखिए, हालांकि इसमें 3, 4, 5 और अगर आदिवासी चेहरे अगर शामिल कर दिए जाते तो सभी बड़े चेहरे हैं। और संजय, आपसे बातचीत हमारी हो रही है तो हम वो समझना चाहेंगे कि इसमें 3 तो बड़े चेहरे दिख रहे हैं। चलिए, एक तरफ बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड की बीजेपी को एक करके चल रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल है कि क्या आदिवासियों को आगे करके ही सामने हेमंत सोरेन, जो कि पूरे शिबू सोरेन के गेटअप में अभी नजर आते हैं, उन्हें देखकर कभी कभी लगता है कि शिबू सोरेन, आप 10 साल या 15 साल पीछे चले जाइए तो चेहरा बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो मुकाबला आप समझिए कि सामने कौन है, और इधर सारे आदिवासी चेहरों को रख के और पीछे से गेम होगा, कुछ ऐसा ही लगता है। देखिए, मुकाबला जी और पी के बीच है। जी फॉर गेटअप जो आपने अभी कहा, और पी फॉर परसेप्शन जो मैंने कहा। कुल मिलाकर ये समझ जाइए कि ये परसेप्शन देने की कोशिश की जा रही है कि आदिवासी जो हैं अब मुकाबला बराबर का होगा। ये पूरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, कैडर वोट में सेंधमारी की कोशिश की तस्वीर है। कैडर वोट इंटैक्ट करने का दावा बीजेपी की ओर से भी किया जाता है कि उसका कैडर वोट इंटैक्ट है। जेएमएम भी ये दावा करता है कि आदिवासी वोट इंटैक्ट है। सवाल है कि आदिवासी वोट इंटैक्ट होता है आदिवासी के बड़े चेहरे और नेता से। जब आप नेता लाते हैं तो वास्तव में पार्टी से जुड़े नेता या वोटर कितना साथ आ पाते हैं, समीकरण कैलकुलेशन उतना ही बराबर इस बार चुनाव में भी दिखेगा। कोल्हान टाइगर अपने साथ कितना कोल्हान समर्थक, कितना कोल्हान वोटर ला पाते हैं, ध्यान उस पर भी होगी। लेकिन याद रखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ ध्रुवा गोलचक्कर मैदान से कि इस बार जब चुनाव होगा तो जीत का अंतर या हार का अंतर किसी भी पार्टी का हो, कितना भी क्यों ना हो, कम क्यों ना हो, जीत की तस्वीर के साथ देखी जाएगी। कोल्हान एक आखिरी सवाल संजय, यहाँ 2 चेहरे ऐसे हैं, बाबूलाल मरांडी हो गए और चंपाई सोरेन हो गए, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब जब अगला चेहरा प्रस्तुत किया जाएगा, सामने लाया जाएगा पब्लिक डोमेन में, ये दिखाते हुए कि हम सबसे बड़े बड़े चेहरों को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं, हमें आपकी चिंता है। ऐसे में 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, एक तो पहले मुख्यमंत्री और एक अभी हाल वाले मुख्यमंत्री। तो ऐसी स्थिति में कैसे इसको आगे एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि सामने वाला तो बिल्कुल तैयार है, ये कौन लड़ने वाला है, किस रूप में लड़ने वाला है। देखिए विवेक, एक चेहरा मैं और जोड़ दूं, एक बीच वाले मुख्यमंत्री भी हैं अर्जुन मुंडा, आप उनको भी जोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिलाकर चेहरों की लड़ाई नहीं है, चेहरों की है ना, कि चेहरों की लड़ाई ने केंद्र ने सबको समझा दिया, आलाकमान ने समझा दिया है कि चेहरों की टकराहट पार्टी में चुनाव से पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी ने अपना चेहरा पहले से तय करके रखा है। वो चेहरा है बाबूलाल मरांडी का चेहरा। चंपाई सोरेन किस भूमिका में होंगे, आत्मसम्मान के चोट की बात कह के पार्टी में आए हैं, और आत्मसम्मान का चोट कितना विरोधियों को पहुंचा पाएंगे, खेल इसका देखा जाएगा। आत्मसम्मान पर चोट की बात करके सीता सोरेन भी आई थी, उस रिजल्ट को भी याद रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर आ रही है, चंपाई सोरेन के सदस्यता ग्रहण के पहले बीजेपी के बैठक की खबर है। कावेस रेस्टोरेंट में बीजेपी की बैठक जारी है। बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रमंडल प्रभारी मौजूद हैं। शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी इस बैठक में हैं। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी भी इसमें मौजूद हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। तो झारखंड बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, और चंपाई सोरेन के शामिल होने से पहले रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक में तीनों प्रभारी मौजूद हैं, सभी बड़े नेता मौजूद हैं और बैठक जारी है। बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, हिमंत बिस्वा शर्मा आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी। तो एक बैठक का आयोजन किया गया है।
बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। बिहार के पूर्व राज्यसभा सांसद और कौमी इत्तेहाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गुलाम रसूल ने कहा कि 20% मुसलमानों को दिखाकर 80% बहुसंख्यकों को डराया जाता है। भाग्य क्या होगा कि 20% मुसलमानों को दिखाकर 80% बहुसंख्यक भाइयों को डराया जाता है। पलामू में हो रहे उत्पाद सिपाही की दौड़ में शामिल होने आए अभ्यर्थी लगातार बीमार हो रहे हैं, जिन्हें एमएमसीएच में भर्ती कराया जा रहा है। देर रात एक अभ्यर्थी को इलाज के दौरान मौत भी हो गई। अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। के मेदिनीनगर एयरपोर्ट में उत्पाद सिपाही की बहाली हो रही है। उत्पाद सिपाही की दौड़ का वहां पे चल रहा है। तो आपको बता दूं कि लगातार दौड़ में जो शामिल अभ्यर्थी हैं वो घायल हो रहे हैं, लगातार बीमार पड़ रहे हैं और एमएमसीएच में उनका इलाज चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज भी काफी संख्या में अंदर में आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी वार्ड में आज भी कई अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे लाया गया है और ये दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, दौड़ में शामिल थे। यहाँ पे उस दौरान ये घायल हुए हैं और लगातार जो है यहाँ पे इन्हें एडमिट किया जा रहा है, इनका इलाज हो रहा है। आपको बता दूं कि कल भी आप दूसरी ओर देख सकते हैं एक और शख्स को यहाँ पे लाया गया है और आपको बता दूं कि कल एक शख्स के इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई। इसी एमएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। मौसम की वजह से गर्मी ज़्यादा है और लंबा दौड़ होने के कारण बच्चों आपस गिर रहा है। उसके बाद से प्रोसेस चल रहा था, लंबा प्रोसेस था बहुत ज़्यादा। उसके बाद दौड़ अभी स्टार्ट हुआ था। धूप होने के कारण मेरा चक्कर आ गया। उस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कई चीजें उसमें सामने आ रही है। एक तो जो वो शख्स जिसकी मौत हुई है उसे इलाज जो है वो बेहतर तरीके से नहीं किया गया, फर्श पे लेटा के किया जा रहा था, ये आरोप लगाया जा रहा है। और उसकी कल रात जो है मौत हो गई। हालांकि उसकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बिहार के रहने वाले सिपाही की बहाली में वहाँ पे कैंप होना चाहिए था, मेडिकल कैंप होना चाहिए था, वो भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से यहाँ से करीब 4 किलोमीटर दूर ये एमएमसीएच है, जहाँ वहाँ से घायल जो अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ एडमिट किया जा रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और खूंटी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठक हुई, जिसमें सांसद, विधायक समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, सरकार की संचालित योजनाओं की जानकारी ली और इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बंद पड़ी योजनाओं को शुरू करने का भी निर्देश जारी किया गया है। दिशा की बैठक हुई खूंटी जिला का और सब विभाग का जो जन कल्याण काम सब है वो सब पर विचार विमर्श हुई। आज दिशा की बैठक पहली बैठक किया हूँ, मेरी अध्यक्षता में हुई है और बढ़िया से बैठक हुई, सबको दिशा निर्देश दिया गया। तो मैंने अपने इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी विभागों से ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि आपके विभाग में क्या क्या योजना है और क्या क्या योजना जो है वो योजना किस स्तर पर है, किस धरातल में उतरा कि नहीं उतरा। जामताड़ा के पलासथली रेलवे स्टेशन से अंडाल तक बंद पड़ी रेल ब्रिज सेवा का परिचालन फिर से शुरू करने की मांग जारी और इसे लेकर दुमका सांसद नलिन सोरेन ने बीते दिनों लोकसभा में अपनी बात रखी। नलिन सोरेन ने ट्रेन परिचालन को दोबारा शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि परिचालन शुरू होने से किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को लाभ होगा। जामताड़ा जिला अंतर्गत पलासथली रेलवे स्टेशन से अंडाल रेलवे स्टेशन तक जोड़ने के वाली रेल लाइन पर रेल परिचालन काफी समय। महोदय नलिन बाबू जो प्रस्ताव रखा है सांसद में, मेरा उम्मीद भी है कि जल्द ही माने इसका काम शुरू होने जाएगा। तो ये कब से बंद है और किन कारणों से बंद हुआ है? करीब 2001 से बंद है और यहाँ का आम पब्लिक का बहुत कठिनाई हो रहा है आवागमन करने के लिए। यहाँ का जनता का बहुत दिन से पुराना मांग था। आज करीब 24 सालों से ये रेल बड़ी बंद है और ये रेल चालू होने से ललिन बाबू भली भांति जानता है, इस क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से
जान रहा है जी ये अंडाल पलास्थली ये ट्रेन चालू होने से यहाँ का लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बंगाल दुर्गापुर से एक लिंक हो जाएगा। यहाँ का पूरे नाला का लाइफलाइन स्थली का रेलवे स्टेशन का हमने बहुत पहले से कोल इंडिया से भी बात किया है और रेल से भी बात किया है। वहाँ का लाइन बंद हो जाने के पीछे एक ही है कि उसमें माइनिंग कर दिया गया है रेल लाइन के नीचे, और उसमें अगर रेल परिचालन अगर होगा तो संभव नहीं होगा, कभी भी उसमें दुर्घटना घटने की संभावना है। इसीलिए लोगों ने इस विषय को देखते हुए आज करीबन 10-12 साल पहले इसमें रेल आवागमन को बंद कर दिया। हम लोगों ने प्रयास किया। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने पतरातू के जवाहर नवोदय विद्यालय का दौरा किया और इस दौरान मनीष जायसवाल ने स्कूल की जानकारी ली और छात्रों से बात कर समस्याओं को जाना। इसके बाद सांसद ने स्कूल के प्राचार्य से नए भवन में विद्यालय को जल्द शिफ्ट करने और छात्रावास में रह रहे बच्चों को समुचित लाभ उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया। बहुत पुराना है और यहाँ पर नई बिल्डिंग का सृजन अभी हुआ है, निर्माण हुआ है, लेकिन शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। इसके चलते बच्चों को तकलीफ हो रहा है, पानी का भी तकलीफ है, रहने का भी तकलीफ है, खाने का भी तकलीफ है। इसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए थे। विजुअल में आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट नया बिल्डिंग बन गया है। इसको शिफ्टिंग 1 महीना में होना चाहिए इसका, और अगले बार से इसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।